मन ने मन से बात की, मन मन को समझाए, मन माने ना बावरा, मन ही मन मुस्काए। नमस्कार। मन की गुत्थियों को समझने की कोशिश बहुत सारे विद्वानों ने की और उसी में से एक विद्वान की आज हम बात करने वाले हैं, पश्चिमी जगत के विद्वान जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का साइकोलॉजी वर्ल्ड पर एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा और यहाँ तक कि सिगमंड फ्रायड को 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। सिगमंड फ्रायड ने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम है साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ये सिद्धांत कई मामलों में विवादास्पद भी रहा क्योंकि इस सिद्धांत में सेक्सुअल डिजायर्स और सेक्सुअल एक्सप्लेनेशन पर काफी जोर दिया गया और इसको लेकर फ्रायड के साथ काम करने वाले लोगों में काफी मतभेद था और कई लोग इस बात पर आगे उनसे अलग भी हो गए। तो फ्रायड की साइको एनालिटिक थ्योरी में सेक्सुअल एक्सप्लेनेशन पर जोर क्यों था, इसको समझने के लिए हमें फ्रायड के उस दौर को समझना पड़ेगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम के कुछ साल और 20वीं शताब्दी की शुरुआत, वो एक ऐसा दौर था जिसे विक्टोरियन एज कहा जाता था। विक्टोरियन एज में चर्च का प्रभाव बहुत ज्यादा था और चर्च के स्पष्ट निर्देश थे कि सेक्स शादी का एक अंग होगा, यानी शादी के बाहर सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखे जा सकते और शादी में भी सेक्स को केवल प्रजनन तक यानी बच्चे पैदा करने तक ही लिमिटेड रखा जाएगा, यानी कि मनोरंजन के लिए सेक्स का प्रयोग एक पाप समझा जाता था। और उस विक्टोरियन एज में पुरुष तो आसानी से ये नियम तोड़ देते थे, लेकिन महिलाओं को ये नियम पालन करना होता था और इस कारण से उन महिलाओं में सेक्सुअल रिप्रेशन बहुत ज्यादा था। और सेक्सुअल रिप्रेशन यानी कि आधी अधूरी सेक्सुअल इच्छाएं, उनके दमन की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होते थे और इनमें से कई महिलाएं फ्रायड की पेशेंट थी। तो फ्रायड ने वहां से बिहेवियर के एनालिसिस की शुरुआत की और फ्रायड ने अपनी पर्सनालिटी थ्योरी में यही बात कही है कि अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई इच्छाएं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का रूप ले लेती है और व्यवहार को प्रभावित करती है। और वो दौर ऐसा था कि कई विद्वान ये भी कहते हैं कि उस दौर में लकड़ी की टेबल को भी कपड़े पहना के रखे जाते थे ताकि लकड़ी की टेबल के पैर ना दिखाई पड़े। तो महिलाओं की वेशभूषा भी लगभग वैसी होती थी कि सिर से पैर तक वो ढकी होती थी ताकि शरीर का कम से कम अंग दिखाई पड़े। तो उस युग में सेक्सुअल रिप्रेशन की वजह से उसका प्रभाव फ्रायड की थ्योरी पर पड़ा, तो ये बात आसानी से समझ में आती है। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अनुभव उसके विचार को, उसकी मान्यताओं को प्रभावित करते हैं और कई विद्वानों का ऐसा कहना है कि फ्रायड की पर्सनल लाइफ का प्रभाव भी उनकी साइको एनालिटिक थ्योरी पर रहा है। तो फ्रायड की पर्सनल लाइफ कैसी थी, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। वियना में फ्रायड ने अपनी मेडिकल स्टडी पूरी की और न्यूरोलॉजिस्ट बन गए और फिर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने लगे। फ्रायड अपने पिता की तीसरी शादी से उत्पन्न संतान थे और फ्रायड की मां अपने पति से 20 साल छोटी थी और केवल 21 साल की उम्र में ही वो मां बन गई थी। फ्रायड का अपनी मां के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा था और सभी भाई बहनों में फ्रायड अपनी मां के फेवरेट थे। सो फ्रायड अपनी मदर के बहुत क्लोज थे और कहीं फ्रायड ने मेंशन भी किया कि वो अपने सौतेले भाइयों से जेलसी रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि उसके भाई उम्र में फ्रायड से कहीं बड़े थे और अक्सर वो फ्रायड की मां के साथ फ्लर्ट किया करते थे। फ्रायड के अपने पिता के साथ रिलेशन बिल्कुल कोल्ड थे और उनके बीच में एक दूरी थी। तो मदर के साथ क्लोजनेस और पिता के साथ दूरी, और इसका प्रभाव आगे भी देखने में आया कि जब पिता की डेथ हुई तो फ्रायड उनके अंतिम संस्कार में बहुत ही लेट पहुंचे थे।
इतना लेट कि उस समय अधिकतर क्रियाएं संपन्न हो चुकी थी। फ्रायड शुरुआत से ही काफी एम्बिशियस और डोमिनेंट पर्सनालिटी के रहे। फ्रायड के साथ काम करने वाले लोग उनसे काफी प्रभावित रहे, लेकिन फ्रायड अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और अक्सर गुस्सा हो जाते थे या कहें कि भड़क जाते थे। तो अपनी मदर के साथ क्लोज रिलेशन और फादर के साथ एक दूरी, वो भी फ्रायड की थ्योरीज में कहीं ना कहीं नजर आती है। तो फ्रायड की पर्सनल लाइफ का असर उनकी थ्योरी पर कितना हुआ, ये डिबेट का एक विषय हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि फ्रायड की साइको एनालिटिक थ्योरी किन पार्ट में बांटकर समझी जा सकती है। तो फ्रायड की साइको एनालिटिक थ्योरी को हम 4 भाग में बांटकर समझ सकते हैं। तो उसका पहला हिस्सा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना के विभिन्न स्तर, जिसमें फ्रायड ने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का डिस्कशन किया है। सेकंड हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें फ्रायड ने डायनेमिक लेवल पर 3 एस्पेक्ट की चर्चा की है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तीसरा पार्ट है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें फ्रायड ने 5 स्टेजेस की चर्चा की, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। और चौथा पार्ट एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। एंजाइटी में फ्रायड ने 3 तरह की एंजाइटी की बात की है, रियल एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी और मॉरल एंजाइटी। और डिफेंस मैकेनिज्म में फ्रायड ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म की चर्चा की है जो ईगो अपने आप को बचाने के लिए अनकॉन्शियस लेवल पर यूज करता है, जिनमें से कुछ हैं रिप्रेशन, रिग्रेशन, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिनाइल एक्सेट्रा। जैसा कि हमने बात की कि फ्रायड की साइको एनालिटिक थ्योरी के साथ कई कंट्रोवर्सीज, कई विवाद जुड़े रहे, लेकिन फ्रायड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप फ्रायड से सहमत हो सकते हैं या फिर असहमत, लेकिन आप फ्रायड को अनदेखा नहीं कर सकते। थैंक यू।